गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बड़े ही मज़ेदार और बड़े ही शानदार चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आज का अपना चैप्टर है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के बारे में हम इसको डिटेल से समझेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कैसा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। देखो कि पिछले कुछ समय से अपनी शिक्षा में बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी था। एक पुराने ज़माने से घिसा पिटा एक एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा था, उसमें बदलाव में ना तो उसमें नौकरी की गारंटी हुआ करती थी, ना बंदा अगर 12th पास करने के बाद भी आज के समय में ना तो वो हाथ का रोजगार कर पाता था और ना ही वो इस बारे में कोई आय के स्रोत बना पाता था। जैसे कि आय के स्रोत कैसे कि यानी कुछ लोग 10th प्लस 2 करने के बाद ITI करते हैं। ITI करने के लिए उसे अलग से शिक्षा लेनी पड़ती है, वो उसको औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बोला जाता है। उस केंद्र के लिए उन्हें अलग से जाके पढ़ना पड़ता है। लेकिन आज इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से कुछ बदलाव हुआ है कि बंदा या जो भी इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा लेगा वो 12th तक उसको इतना तैयार कर दिया जाएगा कि वो या खुद भी सेटअप कर सकता है, कुछ भी प्रोग्राम अगर वो सेटअप करना चाहे तो उसके माध्यम से वो सेटअप कर सकता है, अपनी आजीविका चला सकता है। आज के ज़माने में देखो कि पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से अगर ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा भी आज बेरोजगार है, वो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज का मामले में क्या वो जीरो है। देखो पहले अपन पुराने वाले सिस्टम की बात करते हैं, फिर अपन नए वाले सिस्टम की बात करेंगे। उसमें जो कमियां थी, ड्रॉबैक थे, उसको सुधारने के लिए इसमें क्या सरप्लस ऐड किया गया, क्या एडवांटेज है, क्या पुराने वाले के डिसएडवांटेज थे, उसके ओवरव्यू में अपन एडवांटेज की बात करेंगे। देखते बात करते हैं। पहले अपना सिलेबस हुआ करता था 10+2 पैटर्न हुआ करता था। इसमें क्या होता था 10+2 में कि एक कोई भी बच्चा जब एडमिशन लेता था तो फर्स्ट से लेके 10 तक तो वो रेगुलर पढ़ता था। उसमें सब्जेक्ट हुआ करते थे नॉर्मल, हिंदी, इंग्लिश, दो तो लैंग्वेज हुआ करती थी, साथ में तीसरी लैंग्वेज 6th स्टैंडर्ड से संस्कृत जुड़ता है या जो लोकल लैंग्वेज होती है। यानी मैं बात करता हूँ राजस्थानी की, तो राजस्थान में लोकल लैंग्वेज अपनी हिंदी ही है, तो उसके साथ ही इसमें तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत यानी थर्ड लैंग्वेज होती थी। 3 तो लैंग्वेज होती हैं, उसके साथ ही अपन को 3 सब्जेक्ट अदर से पढ़ने पड़ते हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। ये जो सब्जेक्ट है ये अपने कंपलसरी हैं और साथ ही ये 3 लैंग्वेज भी कंपलसरी हुआ करती थी। साथ ही जब पैटर्न की बात आई, सिलेबस की स्ट्रीम चेंज करने की बात आई, तो उसको 3 स्ट्रीम में डिवाइड करा। 10th 11th और 12th 2 साल का हम इसमें आर्ट्स के लिए पढ़ सकते हैं, इसमें साइंस के लिए पढ़ सकते हैं और इसमें मैथ, इसमें कॉमर्स के लिए पढ़ सकते हैं। जब आर्ट्स की बात आई तो इसमें बैचलर BA होती है, इसमें MA हो जाएगी, B.Ed वगैरह जो एक नई लाइन बन जाती थी। यहाँ पे क्या होता था, जब साइंस में आप मैथमेटिक्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल में जा सकते थे, मेडिकल लाइन और नॉन मेडिकल लाइन में जा सकते थे। नॉन मेडिकल लाइन की बात करूं तो मैथमेटिक्स के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते थे, अगर मेडिकल की बात करूं तो आप साइंस के माध्यम से उसकी पढ़ाई कर सकते थे। साथ ही यहाँ पे BCom, कॉमर्शियल जितनी भी लाइन होती है, BCom, MCom, आगे भी इसमें ग्रेजुएशन होती थी। आज के ज़माने में क्या किया है कि इसका पैटर्न 5+3+3+4 किया, यानी पहले 5 साल बच्चे को LKG, UKG अंडर उसमें खेलकूद के साथ पढ़ाई की जाएगी। जैसे बच्चा खेलता खेलता प्रैक्टिकल माध्यम से, देखो बच्चे के लिए आज कंप्यूटर की लैंग्वेज है लोगो। उसमें क्या है कि बच्चा लोगो लैंग्वेज के माध्यम से बच्चा वीडियो गेम भी खेल सकता है और साथ में पढ़ाई भी कर सकता है। इसमें 3 साल में LKG, UKG, साथ ही साथ जो नर्सरी वगैरह होती हैं वो हो जाएंगी, प्लस इसमें फर्स्ट और सेकंड तक शामिल है। अगले 3 साल में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें बच्चे को सामाजिक और साथ में कुछ ये वाले सब्जेक्ट, सामाजिक ज्ञान है, विज्ञान है, गणित है, साथ में अपनी लोकल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी है। अगर कोई गुजरात का बंदा है तो गुजराती सीखेगा, गुजराती पढ़ सकेगा। साथ में ये भी बाध्य नहीं है कि उसको एग्जाम इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, उसको एग्जाम हिंदी में देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं हम पंजाब का कोई विद्यार्थी है तो पंजाबी में भी वो एग्जाम दे सकता है। साथ में अगले
5, 6, 7 और 8 ईयर तक, यानी 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा तक, जैसे कि पहले चीन में हुआ करता था कि इस लैंग्वेज में आते हुए ये सबसे बच्चे की सीखने की सबसे शानदार एज हुआ करती है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि मान लो कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो यहीं से ही उसके लिए कोडिंग सिस्टम, जैसे कि लैंग्वेज होती है उसमें कि कंप्यूटर चलने के लिए उसको भी एक भाषा की जरूरत होती है, C++, जावा, ASP.NET और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं कंप्यूटर में समझने के लिए। उनकी कोडिंग 6 से लेके आज इस एज को हम बोलते हैं मिडिल एज या मिडिल सिलेबस। यहाँ पे तक आते आते बंदा अपना सेल्फ सीखने के हिसाब से इस सिचुएशन में आते हुए, यानी किसी बच्चे का आर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो जाके किसी भी आर्ट्स वाले, पेंटिंग वाले के पास जाके और उसकी इंटर्नशिप ले सकता है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट कंप्यूटर में बहुत ज्यादा है, वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, आगे बड़ा बिकम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटर बनना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके इस साथ के साथ इंटर्नशिप कर सकता है। वहां पे वो प्रोजेक्ट पे काम करेगा। यानी जिस एज में बच्चे के दूध के दांत टूटते हैं, उस बच्चे में एज में, उस सिचुएशन में बच्चा बहुत कुछ सीख लेगा। जैसे अपन ने 10th क्लास स्टैंडर्ड तक अपन को ये नहीं पता होता था कि अगले साल कौन सा सिलेबस आएगा, लेकिन यहाँ तक बच्चा बहुत ही माइंडली, मेंटली बहुत ही डेवलप हो जाएगा, साथ में बहुत कुछ सीखने को ले लेगा। अब जब मैं 12th क्लास के आज की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 7th 8th क्लास में था तब तक मैंने कंप्यूटर का नाम नहीं सुना था। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब कुछ बैंकिंग के काम के लिए माध्यम से घर वालों के साथ मैं जब बैंक में गया था, तब मैंने देखा कि एक चमकदार और एक चमकीली सतह वाला एक डब्बा सा रखा है, ये क्या है। सभी लोग बैंक कर्मी थे, उसमें काम कर रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, क्या करवाना है, इनसे क्या करना है। उस टाइम पे स्लिप भरी और पैसे निकल रहे थे, तो उस टाइम पे मैं घर वालों के साथ गया और वो निकलवा के दिए। तो वो जब चीज देखी तो मुझे बहुत ही अचंभा हुआ कि ये टीवी जैसा है। टीवी तो घर में होता है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या देखते हैं हम, सीरियल वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, यही देखते थे। साथ में जो भी डीडी नेशनल पे जो भी आता था वही देखते थे। लेकिन उस सिचुएशन में क्या था कि वो बंदा उस पर काम कर रहा था, तो हमें देख के लगा कि ये, सबसे पहली बार अचंभा हुआ कि ये है क्या। जब अपन को 8th क्लास में ये नहीं पता था कि ये क्या है, उस सिचुएशन में तो अपन को कोडिंग वगैरह, जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था उस टाइम पे मुझे एक्चुअल में कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर के बारे में पता लगा था कि एक्चुअल में है क्या ये चीज। जब हमने बीटेक में ये चीज सीखने के लिए मिली, बीटेक में सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर से ये चीज सीखने मिली, यानी सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा होती है, ASP.NET होती है, इसके बाद और भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन हमें जब इंजीनियरिंग में ये चीज सीखने के लिए मिली, ये चीज आप बंदा 6, 7, 8 में, यानी 3 साल, जहां मैंने इंजीनियरिंग में 4 साल लगाए इसको सीखने के लिए, बंदा वो 6, 7, 8 में सीख सकता है। साथ ही हम बात करेंगे फिर इसकी लास्ट 4 की। यहाँ बंदा 4 ईयर में, यानी 9 to 12, यानी 9th 10th 11th और 12th तक एक बच्चा अगर उसको आर्ट्स में रुचि है, यानी स्ट्रीम चेंज करने का है, अपने यहाँ पे पहले वाली शिक्षा नीति के हिसाब से 10th पास होने के बाद बंदा 3-4 व्यक्तियों से परामर्श करता है कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए या मुझे कॉमर्स लेना चाहिए या मुझे साइंस लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये तय हो जाएगा कि क्या स्ट्रीम में जाना है। अब ये पाबंदी नहीं है। जब आर्ट्स का बंदा होता था तो उसमें आर्ट्स में हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वगैरह ही सब्जेक्ट पढ़ने थे। जब कॉमर्स की बात होती थी तो कॉमर्स में ABST, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। साथ बात अगर बात साइंस की होती है तो साइंस में मेडिकल और नॉन मेडिकल लाइन, यानी एक तो आप बायोलॉजी की तरफ जाओगे या आप एक मैथमेटिक्स की तरफ जाओगे। जिसने बायोलॉजी ली है वो मैथ नहीं पढ़ सकता, जिसने आर्ट्स लिया वो मैथ नहीं पढ़ सकता 12th की, जिसने आर्ट्स लिया वो बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ सकते। आज के नए एजुकेशन सिस्टम में ये बाध्यता नहीं है। जब 9th क्लास में बंदा एडमिशन लेता है तो उस सिचुएशन में अब वो अगर आर्ट्स उसका सब्जेक्ट चुना उसने, तो हिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, वो हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है। अगर किसी बंदे की रुचि है, अगर उसने मैथमेटिक्स लिया है और उसकी ज्योग्राफी में रुचि है तो वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। यहाँ से 9 to 12 तक एजुकेशन सिस्टम में कोई बाध्य नहीं है कि अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो आपको साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो तो आपको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। साथ ही इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से बुकों का वेटेड है वो हल्का कर दिया गया है कि एक जैसे मतलब
LKG, UKG, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते थे उनमें खुद में जितना वजन नहीं होता था उतना बैग तो उनके बैग में वजन, उतना वजन तो उनके बैग में हो जाता। उस बैग को वजन कम करने के लिए सब कुछ आज प्रैक्टिकल सिस्टम के माध्यम से इन सभी चीजों के लिए एक्सप्लेन किया गया है कि जब आपके सामने प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, अगर आपको ये पता लगेगा कि ये प्रैक्टिकल चीजें ऐसे होती हैं। सभी को पता है कि सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इसी बात को मैं हिंदी में बताऊं कि नमक का पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा सुचालक होता है। अब आज तक अपन को ये नहीं पता कि नमक के वाटर को चलाया कैसे जाता है। तो इसी प्रकार के प्रैक्टिकल नॉलेज के सामने अगर आपको ये चीज डिस्क्राइब की जाएंगी तो उसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है। एक आपको पता है कि जब भी आग जलाना होता है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये कभी प्रैक्टिकल नहीं करके बताया गया कि आपके सामने एक मोमबत्ती उठाई है, एक बीकर लिया, उसको आग में लगाया, मोमबत्ती को लगाया, फिर उसके ऊपर ग्लास लगा दिया। ग्लास लगाने से उसकी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सभी प्रैक्टिकल आपको पढ़ाई में, थ्योरी में जरूर मिले हैं लेकिन कभी प्रैक्टिकल में नहीं बताया। स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था कि आपको प्रैक्टिकल करके बताया गया। तो ये सब चीजें आपके सामने बहुत ही विस्तारित रूप से पढ़ाई जाएंगी। कैसे पढ़ाई जाएंगी? हर एक ईयर वाइज 6 से 7 से 8 से साथ में 9, 10, 12 से कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल नहीं करने। सभी चीजें प्रैक्टिकल के माध्यम से बताई जाएंगी। साथ ही इसके माध्यम से जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है। जैसे कि ग्रेजुएशन में क्या होता था कि एक विद्यार्थी ने जब 12th पास करने के बाद एक एडमिशन ले लिया और एडमिशन आज के टाइम में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से होगा, CAT, यानी किसी के 12th में 60% मार्क्स हैं और एक विद्यार्थी के 12th में पास होने में 80% मार्क्स हैं। अब एक को तो डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगी, जो कॉलेज अलॉट कर रहा है वो मिल जाएगी। दूसरे विद्यार्थी को मेरिट लिस्ट के हिसाब से 60% वाले को एडमिशन नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या है कि एक ऑल इंडिया कॉमन टेस्ट होगा, उसमें जो 80% वाला है वो भी वो टेस्ट दे सकता है, जो 45% वाला वो भी वो टेस्ट दे सकता है और जो 60% वाला वो भी वो टेस्ट दे सकता है। इस टेस्ट के माध्यम से क्या होगा कि इसी में 100 टेस्ट का मार्क्स होगा, मान लेते हैं अपन, उसमें से इसके मान लो 80 नंबर आए और इसके 70 नंबर आए, दोनों के बीच में ये प्लस सरप्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, इसके सरप्लस दोनों ऐड हो जाएंगे और आपको मनचाही कॉलेज मिल सकती है। ठीक है। साथ ही इसके बारे में अब देखो कि 4 ईयर पैटर्न, जब अपना ग्रेजुएशन की बात होती है तो उसका 4 ईयर पैटर्न होता है। मैंने मेरे साथ वालों में बहुत से लोगों को देखा है कि जिसने ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया है और उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही कुछ पारिवारिक दिक्कतों की वजह से फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, जिन्होंने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, किन्होंने थर्ड ईयर में छोड़ दिया और किसी ने फाइनल में नहीं हो पाए। तो उनके लिए एक ये है कि किसी भी बच्चे की साल का व्यर्थ ना होते हुए अगर उसने सिर्फ 1 साल पढ़ाई की है, तो जैसे कि आज के टाइम में राजस्थान ने कंप्यूटर का एक कोर्स चला रखा है RSCIT। तो RSCIT क्या करता है कि 6 महीने अगर आप पढ़ाई करते हो कंप्यूटर के माध्यम से तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो 6 मंथ का सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 साल ग्रेजुएशन के पास करी है तो आपको उसका 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो आपको किसी भी भर्ती में काम के लिए लायक होगा। अगर आपने सिर्फ 2 ईयर कंप्लीट किया है उस कॉलेज में तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आज अलग से मिलता है, जो अलग से करना पड़ता है डिप्लोमा। लेकिन वो क्या होता है कि उस सिचुएशन में आपको उसमें सिर्फ 2 साल किया है तो आपको उसके लिए डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने उसमें 3rd ईयर तक कंप्लीट करा और 3rd ईयर में आगे छोड़ दी तो आपको एक बैचलर डिग्री, जो आज के टाइम में बैचलर डिग्री मिलती है, जैसे कि किसी ने BSc करी है, किसी ने आर्ट से BA करी है, किसी ने BCom करी है, तो उसको एक बैचलर डिग्री हुआ करती थी, वो बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और जिन्होंने 4 ईयर तक कंप्लीट करा है, जिन्होंने 5 + 3 + 3 + 4, ये तो 12 तक का स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद जिन्होंने 4 ईयर कंप्लीट किए हैं उसको बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्रावधान है। सभी इस वीडियो को एंड तक देखें और इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से देखें और होने वाले, ये मान लो कि किसी देश में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए उसकी सबसे पहला सिस्टम है कि उसकी आने वाली जो अपन उसको बोलते हैं पैदावार, जैसे कि आज के टाइम में जब किसी भी देश का में बदलाव लाना है तो उसके युवाओं को सबसे पहले देखा जाता है, तो यानी उसका आगे आने वाले भविष्य यानी बच्चों के रूप ध्यान में रखते हुए उन चीजों को देखो कि किसी बंदे को
मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल का बहुत ही आज के टाइम में मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल है इसका ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। हमें जब तक हमने पहला मोबाइल परचेज किया था तब हमें नहीं पता था कि मोबाइल होता क्या है। और आज के टाइम में बच्चे जैसे LKG UKG और फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड जब खाना खाते हैं उस टाइम पे उनको मोबाइल देखना पड़ता है। मोबाइल देखने के लिए उनके साथ में उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि ऐसा है। अब अगर आपको उसके अंदर की बातें पता होती हैं कि ये मोबाइल चलता कैसे है, आज मुझे पता है कि एंड्रॉयड ऐप होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है, उसके माध्यम से चीज़ चलती है। जब बंदे को 6, 7, 8 क्लास में इन चीज़ों की पढ़ाई जाएगी तो वो जब तक पढ़ेगा तब तक उस चीज़ के माध्यम से उसको सीख लेगा, और सीखने के माध्यम से जब तक वो ग्रेजुएशन तक पहुंचता है उससे पहले ही वो मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल सॉफ्टवेयर बना सकता है। जैसे कि मान लो एक छोटा सा कैलकुलेटर देखने में बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर इसकी प्रोग्रामिंग जिसने की है उसको पता है कैलकुलेटर क्या है। साथ में ही देखो हर एक ई-बैंकिंग सॉल्यूशन वाला है, या जैसे कि अपन किसी भी बैंक में रेलवे में जाते हैं, रेलवे में टिकट सिस्टम होता है। टिकट सिस्टम में देखो हर एक चीज़ की एंट्री फिल की जाती है कि ये वाला क्या है, इसके टिकट नंबर क्या है, PNR नंबर क्या है, गाड़ी ट्रेन नंबर क्या है। ये सब चीज़ें एंट्री जब एक फॉर्मेट के माध्यम से प्रयुक्त की जाती हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से ही ये चीज़ें बाहर आती हैं कि यहाँ पे उसका नेम करा जाएगा, यहाँ ट्रेन नंबर, यहाँ PNR नंबर, आपको डेट के लिए माध्यम से देखो ये एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। जैसे ही जो लोग मेरे साथी भाई बैंक में काम कर रहे हैं उनके बारे में भी देखो, इन चीज़ों के लिए आज बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे कैसा भी बैंक हो उसमें किस प्रकार का वो सॉफ्टवेयर लेते हैं। तो देखो आज के टाइम में जो युग है वो कंप्यूटर युग है, और उसमें ये चीज़ें इनबिल्ट करना बहुत ही ज़रूरी था। हर एक बच्चे को नई शिक्षा नीति के माध्यम से नए तकनीकी से जोड़ना बहुत ही अच्छा प्रावधान है। देखो पिछले 34 साल से यही घिसापेटा चला आ रहा था, इसमें कुछ बदलाव होना जरूरी था। साथ ही इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से पूरा देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा कि जिस बच्चे को मान लो कि कुछ थोड़ा बहुत आ गया और उसने किसी कंपनी में मान लो कि 6 महीने की पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप कर ली, यानी ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग करते करते वो कुछ सीख गया, तो कुछ भी मतलब उसको सरकारी नौकरी मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन वो अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। तो इसी के चीज़ों के ध्यान में रखते हुए ये नई शिक्षा नीति में बदलाव है। देखो आज चाइना डेवलप है, ये इसी वजह से उसकी शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति से बहुत आगे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक छोटा सा बंदा वहाँ पे एक पीछे जब लाइट चली जाती है तो एक उसी पेन से लिख रहा है और उसी पेन से लाइट कर लेता है। भाई अपन को क्या चाहिए, अपन को लाइट चाहिए, तो लाइट करने के लिए अपन को क्या चाहिए, वहाँ पे प्रतिबिंब डालना पड़ेगा, और वहाँ से आने वाला रिफ्लेक्शन है वो अपनी आंखों तक पहुँचेगा, तभी तो प्रतिबिंब बनता है। अब अपने सामने मेरे पास ये मार्कर है और मैं इसी से ये पढ़ा रहा हूँ और इसी में लाइट रहे तो आपको जरूर दिखेगा, मैं नहीं दिखूँ भले अलग बात है, लेकिन यहाँ पे दिखने वाले हर एक वर्ड दिखेगा। तो वो क्या है कि वो जब एक पेन बना रहा होता है तो उसी के सिचुएशन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है, तो उस चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो आज की वीडियो में हमने इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से आपको बताया है कि ये पुरानी शिक्षा नीति थी, ये नई शिक्षा नीति है, इसमें आने वाले चेंजेस क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या है। इसके एक और एडवांटेज है, यहाँ से अब आपको प्योर क्रीम मिलेगी। देखो जो भी इसके लिए पढ़ाने के लिए भी जरूरी होगा तो उसमें भी एक कॉमन एप्टीट्यूड, यानी जहाँ NCERT देखो ये सिलेबस फॉलो किया जाएगा, वो NCERT के द्वारा फॉलो किया जाएगा, जो आज के टाइम में भी अपन को नेशनल यहाँ पे फर्स्ट टू लेके 12 तक NCERT ही फॉलो कर रही है, लेकिन ये भी NCERT ही फॉलो करेगी, ठीक है। और साथ ही आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल, जैसे कि बुक का नॉलेज नहीं रखते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। जितना प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, देखो आज के टाइम में चाहे कुछ भी कर लो, प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। जब आप किसी भी कंपनी में जाके देखते हो तो आपको कोई नहीं पूछता कि आप इंजीनियरिंग में, आपने ITI में कितना कुछ, छोटे में कितने नंबर है, आपको ये पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर काम है ये आपको आता है या नहीं। वो बोल देंगे कि पर्टिकुलर काम की कोडिंग करो, या पर्टिकुलर कैलकुलेटर बनाना है तो कैसे बनाओ, ऐप है, एक एंड्रॉयड बनाना है तो उसके लिए क्या कोडिंग होगी वो करो। तो आपकी पढ़ाई है वो एक साइड हो जाएगी, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। सभी इसको वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझे, जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं उनको समझाएं और नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं। हम भी स्वागत करें, आप भी इस नई शिक्षा नीति का स्वागत करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।